आज हम पढ़ेंगे समास। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। समास को इंग्लिश में कंपाउंड्स भी कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ है किसी भी बड़ी लिखी हुई शब्द सामग्री को संक्षेप में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया। कोई भी बड़ी लिखी हुई शब्द सामग्री हो उसको बहुत शॉर्ट में अगर हम प्रेजेंट करते हैं, बहुत ही शॉर्ट में अगर हम प्रस्तुत करते हैं तो उसे हम समास का नाम देते हैं। आगे हम लोग देख रहे हैं समास की परिभाषा। समास की परिभाषा में जब दो पद अपनी बीच की विभक्ति को छोड़कर एक हो जाते हैं तो उसे समास का नाम दिया जाता है या उसे समास कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपण। संक्षेपण यानी कि शॉर्ट में प्रस्तुत करना। संक्षेप में प्रस्तुत करना और बीच की विभक्ति, ये दो चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, हम इनको ध्यान से समझेंगे। पहली लाइन आप लोग देख रहे हो कि जब दो पद अपनी बीच की विभक्ति, यहाँ पे विभक्ति वर्ड दिया गया, विभक्ति को छोड़कर एक हो जाए। तो उदाहरण में देखेंगे नीचे, जैसे राजा का कुमार बराबर राजकुमार। तो बच्चों यहाँ पे बीच की विभक्ति का, यानी कि राजा और कुमार ये दो शब्द हैं, एक राजा है दूसरा कुमार है। ये राजा और कुमार को जोड़ने का काम किसने किया है? का ने किया है। तो इसका लोप हो जाता है और यहाँ पे एक नया शब्द बनकर जो सामने आता है वो है राजा का, कुमार नहीं बल्कि राजकुमार। ख्याल आया आपको? जब दो पद अपनी बीच की विभक्ति को छोड़कर एक हो जाते हैं तो उसे हम समास कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें तो होता है संक्षेप। आपको बीच की विभक्ति समझ में आई? यानी कि दो शब्दों के बीच। बच्चों दो शब्द कहें या इसको दो पद कहें, एक ही है। संधि में भी दो पद होते हैं, समास में भी दो पद होते हैं। संधि में दो पदों का नहीं, पद दो होंगे लेकिन दो वर्णों का मेल होता है, पहले पद का अंतिम और अंतिम पद का पहला। लेकिन समास में पूरे के पूरे दो पद मिलते हैं। ओके, आगे हम लोग देख रहे हैं समास के भेद। समास के अगर भेद देखें तो समास के साहित्य में 6 भेद बताए गए हैं। पहला अव्ययीभाव समास, दूसरा द्विगु समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा बहुब्रीहि समास, पांचवा तत्पुरुष समास, छठा कर्मधारय समास। समास के कितने भेद हो गए? समास के भेद हो गए 6। अव्ययीभाव, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय। इस तरह से समास के 6 भेद होते हैं। आगे हम लोग देखेंगे, ये हम लोग समास का पहला सेशन पढ़ रहे हैं तो इसमें हम सिर्फ 4 समास लेंगे। अव्ययीभाव लेंगे, द्विगु लेंगे, द्वंद्व और कर्मधारय। क्योंकि जो तत्पुरुष समास है ना, इसके अकेले के ही 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद? 6। और अकेले तत्पुरुष के कितने भेद? 6। इसीलिए हम दूसरा सेशन जब समास का पढ़ेंगे तो उसमें तत्पुरुष और बहुव्रीहि समास पढ़ेंगे। ठीक है,
आगे हम लोग देख रहे हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में हम लोग देख रहे हैं इसकी डेफिनेशन है, इसकी परिभाषा है, जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो और जिसका समस्त शब्द क्रिया विशेषण अव्यय हो वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। आपको मैं इसे और आसानी से समझा दे रही हूँ, ध्यान से देखिए। जिस समास में पहला पद प्रधान हो तथा पहला पद अव्यय हो। बच्चों, जब भी आप ग्रामर की वीडियो देखने बैठते हैं तो आपके पास नोट और पेन होनी बहुत ज़रूरी है। तो हम दूसरी इसकी डेफिनेशन आपको समझा रहे हैं कि जिस समास में पहला पद प्रधान हो तथा पहला पद अव्यय हो, दूसरा पद अव्यय नहीं है पर पहले पद से मिलने के कारण दूसरा पद अव्यय बन जाता है। अव्ययी भाव समास को हम पहचान सकते हैं, उसमें कुछ शब्द ऐसे आते हैं कि जिन्हें देखकर हमें ख्याल आए कि ये अव्ययी भाव समास है। पहले उसकी है, उदाहरण में देख रहे हैं यथाशक्ति। बच्चों, यथा करके शब्द आते हैं, मैं बोलूं उसमें देखेंगे यथाशक्ति मैंने लिखा है, यथा विधि, यथा संभव, यथा युक्ति, यथा उचित, यथा मति, यथा समय, यथा नियम, इस तरह से। प्रति, दूसरा है प्रति करके शब्द आएंगे। बच्चों ध्यान से देखेंगे, प्रति, प्रति करके शब्द आएंगे। प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रतिवर्ष, प्रतिमाह, ये। फिर तीसरा इसका आएगा आ करके शब्द आते हैं। आग से शब्द बनेंगे आजीवन, आमरण, आसन्न। आज से बहुत सारे शब्द नहीं है पर आज से शुरू होंगे, जहां पे आ उपसर्ग जुड़ा होगा वहां पे अव्ययी भाव समास होगा। तीसरा है हर, हर दिन, हर रात, हर सुबह, हर करके। हर करके शब्द बच्चों बहुत कम आते हैं पर हैं। आगे हम लोग देखेंगे एक ही शब्द का 2 बार रिपीटेशन है। बच्चों, एक शब्द 2 बार रिपीट होगा, रातों रात, दिनों दिन, सुबह सुबह, अभी अभी, इस तरह से। और अगर अपवाद में देखें हम लोग तो बे उपसर्ग, भर, बे उपसर्ग से भी बच्चों शब्द बनते हैं। बेकाम, बेगार, भर से शब्द भी आते हैं कुछ, भर पेट, भर दिन, भर सुबह। ठीक है, आगे की स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि अव्ययी भाव समास को हम विग्रह कैसे करेंगे। शब्दों की वैरायटी ज़्यादा है, यथा करके भी शब्द हैं, प्रति करके भी हैं, आ करके भी हैं, हर करके भी हैं, एक शब्द 2 बार रिपीट भी है। तो उससे हम देखेंगे कि इसका विग्रह हम कैसे करेंगे। अव्ययी भाव समास का विग्रह देखेंगे तो इसमें बच्चों जैसे है यथाशक्ति। यथाशक्ति जब आए तो क्या करेंगे हम लोग, यथा अव्यय, अव्यय पद है, अव्यय पद किसे कहेंगे, जिस पद पर क्रिया, काल, लिंग, वचन का कोई प्रभाव ना पड़े वो अव्यय पद कहलाता है। तो यहाँ पे पहला पद अव्यय है यथा। बच्चों, यथा को अगर ध्यान से देखें आप तो कोई भी मात्रा लगाकर इसके अर्थ को बदल नहीं, यथु नहीं कर सकते, यथे नहीं कर सकते, वो यथा अपने रूप में ही रहेगा। तो यथाशक्ति से जब शब्द आपके सामने आते हैं तो यथा के लिए आपके अनुसार लगाएंगे, जो अंतिम पद है शक्ति,
अंतिम दूसरा पद उसको पहले रख देंगे और यथा के स्थान पर के अनुसार लगा देंगे। ऑलवेज आप यही करेंगे, इसमें कुछ और आपको जोड़ना नहीं। जब भी यथा करके शब्द आए, पीछे वाले शब्द को आगे लो और यथा को के अनुसार में बदल दो। यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, यथा विधि विधि के अनुसार, यथामति मति के अनुसार, यथाशीघ्र जितना शीघ्र हो सके शीघ्रता के अनुसार, यथा नियम नियम के अनुसार, यथा समय समय के अनुसार, यथा संभव जितना संभव हो सके उसके अनुसार। ओके, आगे हम लोग देख रहे हैं प्रतिदिन, प्रति करके प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रतिक्षण, यही तो प्रतिदिन हर एक, जब भी प्रति करके आए तो वहां पे हम हर एक लगाएंगे। प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रतिक्षण, प्रतिमाह, प्रतिवर्ष, हर एक दिन, हर एक सुबह, इस तरह से हर एक वर्ष। ओके, आगे है आ उपसर्ग जुड़ा होगा। आ, किसी मूल शब्द में आ उपसर्ग जुड़ा होगा। आजीवन, आजीवन करके आया। आमरण तो जीवन भर, आजीवन जीवन भर या जीवन पर्यंत, आमरण मृत्यु पर्यंत, इस तरह से। आगे हम लोग देखेंगे हर दिन, हर दिन आया, हर एक दिन, हर दिन हर एक दिन। ये ज़्यादातर नहीं आते हैं, फिर भी आपके नॉलेज के लिए रख दिया गया है, हर दिन हर एक दिन। दूसरा है दिनों दिन, एक ही शब्द का दो बार रिपीट होना, दिनों दिन। जब भी बच्चों एक ही शब्द दो बार रिपीट हो तो बीच में हम जो विभक्ति लगाएंगे वो ही, दिन ही दिन, रातों रात, रातों ही रात। आगे देखेंगे हम लोग द्विगु समास। द्विगु समास में हम लोग देख रहे हैं कि जिस समास का, द्विगु समास, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक हो वो समास द्विगु समास कहलाता है। द्विगु समास में जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक हो वो समास द्विगु समास कहलाता है। आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान समास है ये। बस आप अपने दिमाग में इतना ही रखो कि जब समास पहचानने जैसे कोई प्रश्न आपके सामने आते हैं और पहला उसका शब्द, पहला पद संख्या हो, संख्या 1 2 3 ऐसे नहीं, इंग्लिश के नंबर, हिंदी के नंबर नहीं, संस्कृत के नंबर हो। जस्ट लाइक 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 15 16 इस तरह के, तो वहां पे द्विगु समास होगा। जब भी आप को समास पहचानने के लिए बोला जाए और उस समास का पहला पद संख्यावाचक हो, पहला पद संख्या से शुरू होता हो, वहां पर द्विगु समास होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि दशानन, त्रिनेत्र, पंचमुख, बच्चों इन तीन को छोड़कर जब भी कोई संख्यावाचक शब्द आए तो वहां पे द्विगु समास हो। जैसे उदाहरण के रूप में यहाँ पे दिया है चौराहा, पंचवटी, नवरात्रि, त्रिकोण, चवन्नी, छमाही, सप्ताह। जब भी हम इसका विग्रह करेंगे तो हम विग्रह में, जैसे चवन्नी में हमने देखा 4, त्रिकोण में 3, नवरात्रि 9, पंचवटी 5, चौराहा 4, छमाही 6, सप्ताह 7। ठीक है,
अब जब हम इसका विग्रह करेंगे, इसमें सब में हम लोग देख रहे हैं कि संख्या है। चौ 4 संख्या है, पंच 5 संख्या है, 9 9 संख्या है, 3 संख्या है, 4 संख्या है, 6 संख्या है, सप्ताह 7 संख्या है। जब इसका हम विग्रह करेंगे तो किस तरह से करेंगे वो हम देख रहे हैं। जब भी आपको द्विगु समास का विग्रह करना हो तो उस समय आप का समूह लगाएंगे। चौराहा, राह मतलब आपको समझ में आ गया, रास्ता। चौ यानी 4, तो आप जब उसका विग्रह करेंगे, चौराहा 4 रास्तों का समूह, द्विगु समास में बच्चों का समूह लगाकर विग्रह करेंगे। पंचवटी 5 वाटिकाओं का समूह, नवरात्रि 9 रातों का समूह, त्रिकोण 3 कोणों का समूह, 6 माह 6 महीनों का समूह, सप्ताह 7 दिनों का समूह। ख्याल आया आपको कि द्विगु समास में जब हम शब्दों का विग्रह करेंगे तो का समूह शब्द लगाएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है। आगे हम लोग देख रहे हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास सबसे आसान समास हम कहते हैं द्वंद्व। द्वंद्व का अगर शाब्दिक अर्थ देखोगे बच्चों तो द्वंद्व यानी होता फाइट। 2 समान वैल्यू के योद्धा जब आमने सामने खड़े हो तो उसे कहते हैं द्वंद्व। इसी के अपोजिट एक बहुत बलशाली और एक बहुत दुर्बल सामने हो तो उसे आप द्वंद्व कहोगे? बिल्कुल नहीं। आप क्या कहोगे? ये अन्याय है। तो द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों समान वैल्यू के होते हैं। डेफिनेशन भी आप देख सकते हैं, जिस समास के सभी पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसके विग्रह में और या अथवा लगते हैं। जिस समास के सभी पद यानी कि दोनों के दोनों पद प्रधान हो, कभी कभी बच्चों 3 पद आ जाते हैं, कंद मूल फल, कंद मूल और फल, तो इसीलिए सभी पद दे दिया गया है। जिस समास के सभी पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसके विग्रह में और या अथवा लगते हैं। मतलब कि जब विग्रह करोगे तो मैंने द्विगु में बताया का समूह लगाओगे। इसी तरह से जब द्वंद्व समास का विग्रह करोगे तो विग्रह में और लगेगा, या लगेगा, या और अथवा सेम है। आप ऑप्शन में रख सकते हो, या रखो कि अथवा रखो। ठीक है, जैसे माँ बाप, माँ बाप, अन्न जल, दाल भात, भाई बहन, सुख दुख, अमीर गरीब। बच्चों हमें ख्याल आना चाहिए कि हमें और कहाँ रखना है। इसके अगर काइंड्स देखें द्वंद्व समास के तो 3 प्रकार इसके हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व। पर अभी आपको इतना ही पढ़ाया जा रहा है, इतना ही आपके लिए है। द्वंद्व समास में जो इतरेतर द्वंद्व होते हैं यानी जिसके बिना चलना बिल्कुल मुमकिन ना हो, जस्ट लाइक माँ बाप। बच्चों माँ बाप माता पिता, तो उसमें आप किसको छोटा नहीं कह सकते, किसी को बड़ा नहीं कह सकते। वैल्यू उनकी आपके जीवन में जो वैल्यू है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे माँ और बाप, अन्न जल, हमें अन्न भी चाहिए जल भी चाहिए, दोनों नेसेसरी हैं हमारे लिए। अन्न और जल, दाल और भात दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी है। भाई और बहन जरूरी है। सुख दुख बहुत जरूरी है। सुख और दुख बच्चों बहुत जरूरी है। जब आप दुख की प्रतीति करते हो
तो सुख का स्वाद उतना ही मीठा लगता है। अगर आप सुख की प्रतीति करते हो तो दुख का स्वाद उतना ही कड़वा लगता है। तो ये जरूरी है। अमीर गरीब, बच्चों अमीर गरीब एक साथ नहीं कभी चले, आप देखते हो। अमीर गरीब, अमीर या गरीब, पाप पुण्य, पाप या पुण्य, ऊंच नीच, ऊंच या नीच, धर्माधर्म, धर्म या अधर्म। तो इन शब्दों में हम या लगाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे इसी का हम लोग विग्रह कैसे करेंगे। माँ बाप, माँ और बाप, अन्न जल, अन्न और जल, दाल भात, दाल और भात, भाई बहन, भाई और बहन। ठीक है, सुख दुख, सुख और दुख, अमीर गरीब, अमीर या गरीब। पहले ये दोनों जरूरी हैं, माँ बाप, तो माँ और बाप लगाएंगे। अन्न जल के बिना नहीं चलेगा, तो अन्न और जल। दाल भात जरूरी है, तो यहाँ पे और भाई बहन, भाई और बहन। सुख दुख एक दूसरे के पूरक हैं, तो सुख दुख चाहिए। अमीर गरीब में अमीर या गरीब लगा, क्योंकि अमीर और गरीब कभी भी एक साथ नहीं। इसी तरह से पाप पुण्य, पाप और पुण्य भी एक दूसरे के पूरक नहीं है, एक दूसरे से अलग। धर्माधर्म, धर्म और अधर्म भी अलग है। जहाँ पे एक के साथ दूसरा बिल्कुल ही न चले, वहाँ पे हम या और अथवा लगाएंगे। ओके, आगे हम लोग देखेंगे कर्मधारय समास। बच्चों कर्मधारय समास में जो इसकी परिभाषा है, डेफिनेशन है, वो हम लोग देखेंगे। कर्मधारय समास, जिस समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है, वहाँ कर्मधारय समास होता है। जैसे आपको दिया काला पानी, चंद्रमुख, नील कमल, महात्मा, महापुरुष, राजीव लोचन आदि। आप ध्यान से समझना, जिस समास में पहला पद विशेषण, विशेषण यानी आपको ख्याल होगा गुण। जैसे आप बहुत सुंदर हो, मोहन बहुत सुंदर है, राधा बहुत प्यारी है। तो राधा और मोहन के बारे में क्या कहा गया? उनकी सुंदरता के बारे में। तो सुंदरता राधा और मोहन का क्या हुआ? विशेषण हो गया। तो पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य। विशेषण और विशेष्य एक बार और आपको रिमाइंड करवा देते हैं। विशेषण यानी गुण, विशेष्य यानी जिसका गुण बताया जा रहा है। जैसे लाल पेन, तो पेन का कलर कैसा है? लाल। तो अगर पेन का विशेषण बोले तो लाल, अगर पेन का विशेषण बोलेंगे तो हम कहेंगे पेन का विशेषण है लाल। और विशेष्य कौन है? पेन। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, जो विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे नील गाय, तो गाय का विशेषण क्या है? कि वो नीली है। और विशेष्य क्या है? गाय, जिसके बारे में बोला जा रहा है वो विशेष्य। काला पानी, चंद्रमुख, नीलकमल, महात्मा, महापुरुष, राजीव लोचन। हम इनका विग्रह देखेंगे। तो इनके विग्रह में हम लोग देख रहे हैं काला पानी। पानी का गुण कैसा है? कि वो काला है। तो इसमें है जो के समान ऐसे हम लोग लगाकर विग्रह करते। काला है जो पानी। चंद्रमुख, चंद्र के समान है जो मुख। नील कमल, नीला है जो कमल।
महात्मा महान है जो आत्मा, महापुरुष महान है जो पुरुष, राजीव लोचन कमल के समान नेत्र है जिसका, या कमल कमल के समान नेत्र, जिसका नहीं रखेंगे तो भी ठीक है, कमल के समान नेत्र। लोचन यानी होता है आंख, राजीव यानी कमल। तो जब हमें कोई शब्द ऐसा दिखे, समास पहचानने के लिए कहा जाए, कोई वस्तु का पहले गुण हो बाद में वो रियल वस्तु हो, तो वहाँ पे हम लोग कहेंगे कि ये जो है कर्मधारय समास है। ठीक है। अब